Hello everyone, welcome to your channel रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले तो लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग इसका मीनिंग होता है। सो इसका डेफिनेशन पहले डिस्कस करेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when electron is added to isolated gaseous neutral atom. गैसियस स्टेट में रहने वाले, फ्री स्टेट में रहने वाले न्यूट्रल आटम को इलेक्ट्रॉन एडिशन करने के बाद एनर्जी रिलीज हुआ तो दैट इफेक्ट को कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पे देखिए कौन सी एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन को लेते हुए एनर्जी को रिलीज करने की ज़रूरत है वो पहले डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हालोजन को देखिए। यहाँ पर हालोजन का जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP5 है। इसका आउटर मोस्ट सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करके नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीच करने के लिए इसको और एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे एग्जांपल को देखेंगे। ये हालोजन में एक फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरीन के पास देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स 9 होते हैं। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 2,7, मगर इसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसलिए फ्लोरीन क्या करता, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर यूनी नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। ओके ना, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर यूनी नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मतलब F माइनस बनने के बाद इसके पास स्टेबिलिटी मिल गया। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलता है। और ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कह रहा हूँ? यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी इज रिलीज्ड, इसलिए प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके ना। और एग्जाम्पल 2 डिस्कस करेंगे क्लोरीन के बारे में। यहाँ पे G बोले तो गैसियस स्टेट है। ओके ना। देखिए क्लोरीन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखते हैं। टोटल 17 है। इसको कैसे लिख सकते हैं 2, 8, 7। बट इसका आउटर मोस्ट शेल में देखो, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो ना 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए न्यूट्रल स्टेट में रहने वाले क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर यूनी नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है, दैट इज क्लोराइड आयन Cl माइनस। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में 8 आ जाएगा, देखो ना। और ये Cl माइनस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रीच हो गए, मतलब आर्गन कॉन्फ़िगरेशन को रीच हो गए। इसका मतलब इसके पास स्टेबिलिटी मिलता है। और ये भी प्रोसेस को देखिए
मैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी हीट एनर्जी एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। डेल्टा एच इज इक्वल टू यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब हीट क्या एनर्जी क्या हो रहा, रिलीज हो रहा है। एनर्जी रिलीज करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे डेल्टा एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी है, ओके ना। एंथैल्पी का मतलब इट इज द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम का हीट एनर्जी को मेजर करने वाले एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर है एंथैल्पी। यहाँ पे क्लियर हो गए। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके ना। ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है, 6A ग्रुप को बिलोंग करता है। और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में ओके ना, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जनरली 6, क्योंकि ये 6A ग्रुप को बिलोंग करता है। 6A ग्रुप एलिमेंट्स का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 है, मतलब आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीच करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 6A ग्रुप को बिलोंग करने के कारण इसको भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ओके ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीच करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन। ओके ना, ऑक्सीजन के बारे में ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 है, मगर आउटर मोस्ट शेल में 6 है। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर O- आयन में कन्वर्ट होगा। O- आयन में कन्वर्ट होने के बाद इसके पास 2,7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब ऑक्सीजन जैसे न्यूट्रल आटम एक इलेक्ट्रॉन को लेकर यूनिनेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जो भी है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पे हीट क्या हो रहा, और हीट के जगह अपन एनर्जी यूज़ करेंगे। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा, रिलीज हो रहा है, एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी रिलीज हुआ तो क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब अगर हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। सेकंड के देखते हैं,
O माइनस आयन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2,7 बोले तो आउटर मोस्ट शेल में 7 है। इसको और एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए। बट यहाँ पे एक यूनी नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को लेकर डाई नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 कहते हैं। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 में डेल्टा H पॉजिटिव बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है। एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा बोले तो कौन सी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे यूनी नेगेटिव आयन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों का भी चार्ज नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन रहता है। वहाँ पे रिपल्शन फोर्स को मिनिमाइज करने के बाद ही वह इलेक्ट्रॉन यूनी नेगेटिव आयन को ऐड होकर डाई नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। इसीलिए O माइनस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रहने वाले बीच में रहने वाले रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है। इसीलिए वहाँ पे यूनी नेगेटिव आयन को इलेक्ट्रॉन ऐड करके डाई नेगेटिव आयन को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी लगता है। इसीलिए ये प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस बोल रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए एक बात समझना है, नोट में यहाँ लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 is always greater than electron affinity 1. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 में एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 में एनर्जी रिलीज हो रहा है। ओके ना, इसीलिए यहाँ पे एक बात याद रखना और एक पॉइंट मैं बताता हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 is always endothermic process, always endothermic process। यहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व होता है। ओके ना, इसमें देखिए एनर्जी हमेशा ऑब्जर्व होते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये पॉइंट क्लियर हो गए? इन केस ऑफ नोबल गैसेस डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ नोबल गैसेस जनरल outer electronic, general outer electronic configuration of noble gases is NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। इसके पास ऑलरेडी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसीलिए यहाँ पर नोबल गैसेस के कंडीशन में नोबल गैसेस के कंडीशन में ऑब्जर्वेशन करो, वो इलेक्ट्रॉन को लेते हुए एनर्जी को रिलीज नहीं करता है। क्यों? मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन क्या बोला? इट इज़ अ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज added to
आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल आटम बोला। अगर मैंने नोबल गैसेस को अगर इलेक्ट्रॉन देकर यूनिनेगेटिव आयन अगर बनाना है तो इसको ही और एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहने वाले एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है और देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर इसको अपन इलेक्ट्रॉन देकर इसको स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देकर करना पड़ता है। ओके ना। इसीलिए द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो डेफिनेशन है नोबल गैसेस के लिए सुटेबल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जगह एक पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके ना। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is not a appropriate word to define this concept. And hence electron gain enthalpy is used instead of electron affinity। देखिए, मतलब एक बात याद रखना, एक आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल आटम को इलेक्ट्रॉन एडिशन करने के बाद एनर्जी रिलीज भी हो सकता है, एनर्जी ऑब्जॉर्ब भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के प्लेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वर्ड इस्तेमाल करना सही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या रहता है और इसको कैसे डिफाइन करना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे कोई साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत भी नहीं है। इट इज़ द amount of energy which is released or absorbed when electron is added to isolated gaseous न्यूट्रल आटम। आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल आटम को इलेक्ट्रॉन एडिशन करने के वजह से एनर्जी सम एलिमेंट में रिलीज हो सकता है, सम एलिमेंट में ऑब्जर्व भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हालोजन की बात करते हो और 6A ग्रुप एलिमेंट की बात करते हो, वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को लेकर एनर्जी को रिलीज़ करता है। मगर नोबल गैस कंडीशन अलग है ना, ऑलरेडी इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको इलेक्ट्रॉन को लेकर मतलब डीस्टेबलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे अगर इसको इलेक्ट्रॉन देकर अगर इसको डीस्टेबलाइज करना रहा तो एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह अपने को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज़ करना सही होता है।
इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोला, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन इज added टू isolated gaseous neutral atom. ओके, इसमें ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टू टाइप्स में रहता है. वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, second is negative electron gain enthalpy. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसको अपन, ये सिमिलर डेफिनेशन रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा. ओके ना, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज ए amount of energy which is released when electron is added to isolated gaseous neutral atom. ओके ना, सो यहाँ पे आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल आटम को इलेक्ट्रॉन एडिशन करने के वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहेंगे. तो यहाँ पे नोबल गैसेस, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बताता हूँ, एलिमेंट विथ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, stable electronic configuration having less negative electron gain enthalpy. ओके ना, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहने वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेकर एनर्जी रिलीज करने वाले कैपेसिटी जो होता है बहुत ही कम रहती है, मतलब समटाइम जीरो भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसको ए भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ noble gases ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो. नोबल गैसेस को इलेक्ट्रॉन लेकर एनर्जी रिलीज करने वाले कैपेसिटी कुछ है ही नहीं, इसलिए तो अपन जीरो लेते हैं. यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना. नेक्स्ट वन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब it is the amount of energy is absorbed when electron is added to
isolated gaseous न्यूट्रल आटम। एक आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल आटम को इलेक्ट्रॉन एडिशन करने के लिए अगर एनर्जी अगर देना पड़ा तो दैट काइंड ऑफ पैरामीटर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, नोबल गैसेस का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है, मगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। क्यों? इसके पास ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए नोबल गैसेस हैव large positive electron gain enthalpy because the electron has entered the next higher energy level, the next higher energy level leading to a very unstable electronic configuration। इसका मतलब क्या होगा, नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहने वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन एडिशन करने के वजह से उस इलेक्ट्रॉन जो भी है वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में जाता है। नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में जाकर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अनस्टेबल फॉर्म में रहने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसीलिए यहाँ पर नोबल गैसेस लेस स्टेबल हो जाता है। इसलिए नोबल गैसेस को स्टेबल फॉर्म से अगर लेस स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को एडिशन करना पड़ता है, इसलिए इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। ओके ना। और इसके अलावा समझ लो जिनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता, इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सपेक्टेड से कम रहेंगे, बट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रहेंगे। देखिए नेक्स्ट वन, factors effect on electron affinity। First one, electron affinity is inversely proportional to atomic size। जिस आटम की साइज छोटा रहता है दैट आटम इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन कर सकता है। इसलिए आटम का साइज जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे इलेक्ट्रॉन मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को एडिशन करके मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन को बनाने वाले कैपेसिटी कम होते रहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज को
इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहता है। सेकंड पैरामीटर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Electronic configuration, element with stable electronic configuration, element with stable electronic configuration, that is off-filled or full-filled orbitals in their outer shell having less electron affinity than expected। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहने वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम है। स्पेशली नोबल गैसेस का तो जीरो है, ये पहले बता दिया मैंने। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहने वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन एडिशन करना मुश्किल है। इसके बाद डिस्कस करेंगे एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे चेंजेस होते हैं और पीरियड में कैसे चेंजेस होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन ग्रुप्स in general within a same group electron affinity टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, क्योंकि इसके एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैं ये बता रहा हूं, इन जनरल विद इन ए सेम ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस ड्यू टू इट्स एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होते जाता है। देखिए, इन पीरियड्स in general within a same period left to right electron affinity increases due to decrease of atomic size। okay, now in general within a same period electron affinity लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि साइज वहां पर डिक्रीज होता है। बट यहां पे थोड़े एक्सेप्शंस भी है, इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। देखिए,
सेकंड पीरियड, यहाँ पे ग्रुप भी लिखता हूँ, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, जीरो ग्रुप, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके पास रहता? सेकेंडरी ग्रुप। देखो ना, इसका आउटर शेल में देखो NH2 फॉर्म में रहता, फुलफिल्ड है। और इसके अलावा फिफ्थ ए ग्रुप, इसके अलावा जीरो ग्रुप। इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने के कारण नियॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम है। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, electron affinity of these elements is very less than देखिए expected values, ओके ना। बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू एक्सपेक्टेड से बहुत ही कम है, ओके। और इसमें सबसे ज्यादा किसको रहता है सेकंड पीरियड में? देखो फ्लोरीन, इसका तो कमी हो गई ना तीनों की। इससे थोड़ा कम किसको है? ऑक्सीजन। और इससे थोड़ा कम किसको है? कार्बन। इससे थोड़ा कम किसको होना चाहिए? बोरान को होना चाहिए। मगर लिथियम को है। इससे थोड़ा कम किसको है? बोरान। इससे थोड़ा कम किसको है? ये तीनों में, नाइट्रोजन, नियॉन, बेरिलियम में सबसे ज्यादा किसको रहता? नाइट्रोजन, थोड़ा कम बेरिलियम और थोड़ा कम नियॉन। नियॉन को सबसे कम इसलिए है वो स्टेबल, वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये ऑर्डर को आपको याद रखना पड़ता है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया अपने को, ओके ना। ये पॉइंट तो क्लियर हो गए। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड से बहुत ही कम रहता, बल्कि इसीलिए यहां पर नाइट्रोजन, बेरिलियम, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरान, लिथियम से कम है। बट तीनों में तो लेफ्ट टू राइट देखो, नाइट्रोजन को प्रायोरिटी देना पड़ता है। नाइट्रोजन को ज़्यादा है, थोड़ा कम बेरिलियम है, और सबसे कम नोबल गैस, वो सोचना ही नहीं चाहिए, नोबल गैस को सबसे कम है, ओके ना। इस तरीके से याद रखना चाहिए आप लोगों की, समझ रहे ना ये ऑर्डर। बट लिथियम को मतलब बोरान से कम होना चाहिए, बट लिथियम को ज़्यादा होने का मेन रीज़न है, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ lithium is greater than
बोरान, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, effect on S subshell in लिथियम। अब लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन को देखिए 1s2 2s1, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी है एस सबशेल में है, तो एस सबशेल न्यूक्लियस के बहुत ही करीब रहने के कारण लिथियम के आउटर शेल में तो न्यूक्लियस का इफेक्ट, न्यूक्लियस चार्ज की जो इफेक्ट है वेरी स्ट्रांग रहता है, इसीलिए लिथियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी जो है बोरान से काफ़ी ज़्यादा रहता है, बोरान से ज़्यादा रहता है। ये पॉइंट प्लीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक्सेप्शनल चीज़ ज़्यादा है, इसलिए आप ये ऑर्डर को याद रखें तो भी चलता है, यहाँ पे रिसर्च मत करो, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ एक बार। फर्स्ट आपको देखो ऐसे सेकंड पीरियड एलिमेंट लिखने का, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पहले इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाले एलिमेंट को फाइंड करना है। देख ये तीनों को तो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसको रहता है इसमें? फ्लोरीन, थोड़ा कम ऑक्सीजन, थोड़ा कम कार्बन, और इसके बाद लिथियम आता है क्योंकि बोरान से लिथियम को ज़्यादा है, तो इसको पहचानना है ये ऑर्डर को, ओके ना। इसके बाद नियॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम में किसको ज़्यादा है? नाइट्रोजन, थोड़ा कम बेरिलियम, और थोड़ा कम नियॉन, नियॉन को सबसे कम है। तो यहाँ पे ये पहला आप ऐसा डिसाइड कर लेने का, इसमें किसको ज़्यादा है? देखो फ्लोरीन, थोड़ा कम ऑक्सीजन, थोड़ा कम कार्बन, थोड़ा कम लिथियम और थोड़ा कम बोरान। बट इन तीनों में नाइट्रोजन को ज़्यादा है, थोड़ा कम बेरिलियम, इससे भी कम नियॉन है। बट ये तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कमी है, इसलिए ऑर्डर क्या लिखते हैं अपन? फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन कार्बन ग्रेटर देन लिथियम, लिथियम ग्रेटर देन बोरान, बोरान ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन बेरिलियम, बेरिलियम ग्रेटर देन नियॉन, ओके ना। देखिए मैं ऑर्डर को और एक बार लिखता हूं, देखिए फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन ग्रेटर देन लिथियम, लिथियम ग्रेटर देन बोरान, बोरान ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन बेरिलियम, बेरिलियम ग्रेटर देन नियॉन। ऐसा 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ओके ना। प्रैक्टिस के तो ऑर्डर भी लेन हो जाता है। इसके बाद और एक एक्सेप्शनल चीज मैं बताना चाहता हूं, यहां पे प्लीज ध्यान दे दो। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्लीज यहां पे एक्सेप्शन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए स्पेशली सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में ही होगा। फिफ्थ ए, 6 ए, 7th ए में यहां पे देख नाइट्रोजन फास्फोरस, यहां पे ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन। तो यहां पे एक बात याद रखना, इन जनरल टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। बट यहां पे
सेम ग्रुप में सेकंड पीरियड से लेकर थर्ड पीरियड तक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, इसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। इसका रीजन है, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases from second period to third period in a same group. After third period, electron affinity decreases because in second period atomic size of atom is very small, comma inter electron repulsion and there is no availability of vacant d orbitals in their outer shell। देखिए यहां पे नाइट्रोजन और फास्फोरस, सेकंड क्या है ऑक्सीजन सल्फर, थर्ड क्या है फ्लोरीन क्लोरीन। इसमें नाइट्रोजन से फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहना चाहिए, मगर नाइट्रोजन से फास्फोरस को ज़्यादा है, या पे ऑक्सीजन से सल्फर को ज़्यादा है, या पे फ्लोरीन से क्लोरीन को ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड पीरियड में रहने वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड में रहने वाले एलिमेंट से कंपैरिजन किया तो सेम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, मगर यहाँ पे सेकंड पीरियड में रहने वाले एलिमेंट का एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा है और इसमें ऑलरेडी इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है और इसका आउटर शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ये रीजंस के कारण सेकंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू थर्ड पीरियड एलिमेंट से थोड़ा कम होता है, बट इसके बाद थर्ड पीरियड के बाद वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर कर लो। सो यहां पे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन को देखो, 1s2 2s2 2p3 है, तो आप देखो सेकंड शेल में डी रहता है क्या, नहीं रहता, तो डी है, डी सब शेल है, थर्ड शेल से चालू होता है। ओके ना, आप मैंने अबव प्रिंसिपल में बताया था एक डायग्राम, वहां पे आप चेक करो, 1s रहता, 2s रहता, 2p रहता, मगर 2d रहता है क्या, नहीं रहता। मतलब यहां पे देखो सेकंड पीरियड एलिमेंट का साइज छोटा है, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है और इसकी आउटर मोस्ट शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। ये रीजंस के कारण इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सपेक्टेड से कम हो गए। देखिए मैं यहाँ पे ये एक्सेप्शंस बता दिया, ये एक्सेप्शन को डायरेक्टली याद रखे तो भी चलता है, इसमें ज़्यादा रिसर्च मत करो, मैं जितने पॉइंट्स पढ़ा रहा इसके ऊपर सीरियसली ध्यान दे दो। अब यहाँ पे हालोजन की बात करते हैं। देखो हालोजन्स पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट यहां पे देखो फ्लोरीन से एक्चुअली यहां देखो आयोडीन से ज्यादा कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन होना चाहिए, मगर फ्लोरीन से ज्यादा कौन है, क्लोरीन है।
मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर में आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन को रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन को रहता है, क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन को रहना चाहिए, मगर फ्लोरीन से क्लोरीन को ही ज़्यादा है। इसलिए मैं ऑर्डर ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके ना। ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, बट यहाँ पे ओनली सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड तक ही इंक्रीज हो गए, बाद में क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ये पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट वन, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं डिस्कस करेंगे। The electron affinity values for the halogens shows the following trend. देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, इसमें अपने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चन है, अभी बताया मैंने। देखो फ्लोरीन को फ्लोरीन को क्लोरीन से कम है, बट क्लोरीन को फ्लोरीन से भी ज्यादा है, ब्रोमीन से भी ज्यादा है और आयोडीन से भी ज्यादा है। ये ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चन था। देखिए ये ऑर्डर कहां पे दिख रहा है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखिए आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन, और क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन होना चाहिए, मगर फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन को है। सो दैट ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, द प्रोसेस रिक्वायरिंग द absorption of energy is, यहां पे फ्लोरीन इज कन्वर्टेड टू F माइनस, यहां पर तो हीट एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि न्यूट्रल आटम यूनि नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ तो भी एनर्जी रिलीज होता है, बट यहां पे अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के बेस पे क्वेश्चन आया था। देखो O इज कन्वर्टेड टू O माइनस 2, यहां पे H इज कन्वर्टेड टू H माइनस। अब देखो A और B और D में देखो ये सब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 को रिप्रेजेंट करता है, यहां पे सिर्फ एनर्जी रिलीज होंगे, मगर O माइनस 2 में जब कन्वर्ट होता है उस समय पे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 में जा रहा है, डाइनेगेटिव में जा रहा है ना, इसलिए यहां पे एनर्जी का क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी करा था। पहला इलेक्ट्रॉन को लेने वाले प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मगर सेकंड इलेक्ट्रॉन को लेने वाले प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसलिए O इज कन्वर्टेड टू O माइनस 2, मतलब वहां पे एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ
elements having high, which of the following group of elements having high positive electron gain enthalpy? One is halogens, second is noble gases, third is alkali metals, fourth is both 1 and 2. इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसको रहता है? नोबल गैसेस, ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following configuration will have least electron affinity? NH2NP5, NH2NP3, NH2NP2, NH2NP4. देखिए यहां पे ये कौन सा ग्रुप होगा? सेवंथ. ये देखो NH2NP5 सेवंथ ग्रुप है, NH2NP3 फिफ्थ ग्रुप है, NH2NP2 फोर्थ ग्रुप है, NH2NP4 सिक्स ग्रुप है. बट इसमें फिफ्थ ग्रुप में देखो P में ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो जिनके पास ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल या फुल फिल्ड ऑर्बिटल रहता है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. जिनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता दैट एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहता है, स्पेशली सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट और जीरो ग्रुप एलिमेंट. ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. जिनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सपेक्टेड से काफी कम रहता है. इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सेकंड. ओके ना? इसका आंसर क्या होगा? सेकंड. तो इस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं और आपको असाइनमेंट शीट में ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चन दिखता, प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करो. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. थैंक यू स्टूडेंट्स.